हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए हर कोई इस चुनावी समर में उतरने को तैयार है। लेकिन उससे पहले इस कुर्सी के लिए जो रिवायत चली, कुर्सी के लिए जो दावे किए गए, कुर्सी के लिए जो वादे किए गए, वार पलटवार का सिलसिला कुर्सी के लिए चला। इस जय और मात के खेल के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि ये है किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का में आज बात होगी राजधानी और प्रदेश की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पहाड़ों की रानी शिमला संसदीय सीट की, जहां से सत्ता में काबिज होने के लिए वादे और उन्हीं वादों और दावों पर निशाना साधने के लिए विपक्ष की आवाजें बुलंद होती हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र को इन नेताओं की मौजूदगी के कारण कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र से जी जब से 2014 के बाद मोदी आए हैं तब से तो यहाँ से बीजेपी को जो है लीड मिलेगी। शिमला संसदीय क्षेत्र में सिरमौर जिला का भी एक अलग महत्व है और विशेष महत्व है। ऐसे में सिरमौर जिला जिस तरफ जाएगा ये माना जा रहा है, शिमला संसदीय सीट भी उस तरफ जाएगी। गिरिपार के लाखों लोगों की एक लंबे समय से मांग थी और करीब 60 वर्ष पुरानी जो मांग है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। कांग्रेस को वोट कम पड़ेंगे क्योंकि वो मोदी की तरफ ही जाएंगे ना, लोग सेंटर के साथ ही जाएंगे। सेंटर में गवर्नमेंट की रिवाइवल है नहीं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, इसलिए निश्चित रूप में हम ये सीट भी बहुमत से जीतेंगे। शिमला संसदीय सीट 3 जिलों शिमला, सिरमौर और सोलन को मिलाकर बनी है और इस संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तरफ सोलन जिले का सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के साथ लगता है, वहीं दूसरी तरफ सिरमौर जिले की सीमा उत्तराखंड से सटी हुई है। शिमला प्रदेश की राजधानी के साथ साथ सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है और इसी के साथ कई दशकों तक यहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा। कहते हैं राजनीतिक इतिहास वर्तमान की राजनीति में अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। इसीलिए शिमला के मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि की ओर आगे बढ़ें, उससे पहले इतिहास पर एक नजर। 1980 से लेकर 1998 तक यहाँ कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ने लगातार 6 बार जीत हासिल कर शिमला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 7वीं लोकसभा के चुनाव में शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस के सिपाही केडी सुल्तानपुरी ने ऐसा झंडा गाड़ा कि उनके चुनावी मैदान में रहते कोई दूसरा प्रत्याशी दूर दूर तक नहीं टिक पाया। सुल्तानपुरी के सक्रिय राजनीति से हट जाने के बाद ही भाजपा शिमला संसदीय सीट पर अपना झंडा लहरा पाई। 13वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के इस दुर्ग की दीवारें कमजोर हो गईं और लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 13वें लोकसभा चुनाव में अपनी इस परंपरागत सीट से हाथ धो बैठी। 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैले इस शिमला संसदीय क्षेत्र को राजनीति का गढ़ माना गया है। वाईएस परमार और वीरभद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता शिमला संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र को इन नेताओं की मौजूदगी के कारण कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। केडी सुल्तानपुरी 6 बार यहां से चुनकर लोकसभा पहुंचे और शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार भाजपा का कब्जा शिमला संसदीय क्षेत्र पर रहा है। पहले वीरेंद्र कश्यप और उसके बाद अब सुरेश कश्यप सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार के अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने 5 मंत्री बनाए हैं, जो कि विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। इसके अलावा 2 सीपीएस भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में भाजपा के समक्ष अब बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार अपनी जीत की लहर को कंटिन्यू रख पाएंगे या फिर कांग्रेस अपने मंत्रियों और अपने सीपीएस के दम पर इस बार शिमला संसदीय क्षेत्र में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगी। राजनीति में जहां इतिहास महत्वपूर्ण है, वहीं आंकड़ों का अपना ही ताना बाना है और अब शिमला संसदीय सीट को आंकड़ों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
1971 से लेकर अब तक 8 बार कांग्रेस पार्टी और 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिछले 5 चुनावों की बात करें तो पिछले 4 चुनावों में भाजपा शिमला संसदीय सीट पर अपनी जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल सेठ, जो मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। सांसद सुरेश कश्यप को 6,06,182 वोट हासिल हुए, जो कुल वोट शेयर का 66.24% था। और बात जब लोकतंत्र, राजनीति और चुनावों की हो रही हो तो भला मुद्दों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। शिमला संसदीय सीट पर अगर जीत हासिल करनी है तो फिर सिरमौर और सोलन जिले के तमाम मुद्दों को भी शामिल करना राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है। और आइए अब एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो इस बार चुनाव में हावी रह सकते हैं। शिमला जिले के साथ साथ सिरमौर के कुछ एक क्षेत्रों में सेब का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सेब से जुड़ा मुद्दा अहम रह सकता है। संसद के अंदर मैंने इस बात को रखा कि हमारे जो बागवान हैं, जहाँ सेब का उचित मूल्य मिले, उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का सेब हो, एक जिसमें पैदावार ज़्यादा हो, अच्छी वैरायटी का सेब हो, क्वालिटी अच्छी हो और प्रोडक्शन भी अच्छा हो, ज़्यादा प्रोडक्शन आए, ताकि हमारे बागवानों को जो उसका लाभ मिल सके। वहीं पेट्रोल, डीजल और सीमेंट की कीमतों में वृद्धि भी चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। हिमाचल की जनता अधिकांश केंद्र के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में मतदान करती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चुनाव में असर डाल सकती है। मानसून के दौरान आई आपदा का असर शिमला संसदीय क्षेत्र में भी हुआ है। भारी बारिश के चलते जिले में लगभग 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी, कृषि और बागवानी विभाग, बिजली विभाग को नुकसान हुआ है। इसके अलावा जिला शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से 48 मौतें हुई हैं, जबकि अभी तक 80 मौतें हो चुकी हैं। भारी बारिश के कारण जिला शिमला में 50 से अधिक घरों को खाली करवाया गया है। आपदा के बाद राहत कार्यों में प्रदेश सरकार सफल रही है या असफल, इस बात का फैसला लोकसभा चुनाव में होने वाला है। देखिए, जहां तक जिला सिरमौर की बात है, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो ट्रांसगिरी में वोट परसेंटेज है वह इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव में मल्टी फैक्टर इशू है और इस चुनाव में जो केंद्र, जैसे हमारा हाटी मुद्दा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है। इवन कि उसमें प्रेसिडेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप इसको तुरंत इंप्लीमेंट करें। तो अब लाखों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाखों लोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 2024 में पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत से शिमला संसदीय सीट अवश्य विजय करेगी। ये बड़ा मुद्दा शिमला संसदीय सीट पर इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। अगर इन चुनावों में, संसदीय चुनावों में हाटी मुद्दा चलता है तो जरूर ये माना जा सकता है कि सिरमौर जिला से, सिरमौर क्षेत्र से भाजपा को एक बड़ी लीड मिल सकती है और ये उस लीड को काट दे सकती है जो पहले हमने जिक्र किया, 5 मंत्री कांग्रेस के यहाँ से हैं, प्रदेश सरकार के यहाँ से हैं। तो इस फैक्टर को काटने के लिए भाजपा हाटी मुद्दे को भुनाने की जरूर कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में अब होता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी इस संसदीय क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी अब आपको बताते हैं। शिमला स्मार्ट सिटी योजना के तहत 716.53 करोड़ की लागत से 210 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शिमला स्मार्ट सिटी योजना की स्वीकृत की गई 210 परियोजनाओं में एमसी शिमला, SJPNL, पुलिस विभाग, हिमुडा, SPPWD, CPWD, HPPWD, NH सर्कल, ITDC, हिम ऊर्जा, SSCCL, HRTC समेत अन्य विभागों में कार्य चल रहे हैं। शिमला स्मार्ट सिटी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से अभी तक 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसमें से 31 अगस्त 2023 तक 414.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। 414.50 करोड़ में से 368.26 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अलावा शिमला स्मार्ट सिटी योजना के तहत 716.53 करोड़ की लागत से 210 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।
शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना का अनुमोदन राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था। इसके इतर सिरमौर और सोलन जिले के भी कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस बार चुनावों में हावी रह सकते हैं, जिसमें फेहरिस्त में सबसे ऊपर हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना है। हाटी समुदाय का मुद्दा सिरमौर जिला की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। हिमाचल के चुनावी साल में गिरिपार इलाके की 3 लाख की आबादी को दिया ये तोहफा बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। हाटी समुदाय की अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है। यहाँ का खान पान, लोक संगीत, लोक परंपराएं अद्भुत हैं। यहाँ परंपराएं पांडव काल से भी जुड़ती हैं। यहाँ के लोक गायन शैलियों में कई पौराणिक बातों का जिक्र आता है। वहीं दुर्गम इलाका होने के कारण यहाँ रोजमर्रा के जीवन का संघर्ष बहुत अधिक था। हाटी एक लंबे समय से लगभग पिछले अगर हम कह सकें तो 1967-68 में जौनसर बाबर को जो है ट्रांसगिरी के एरिया को हाटी का स्टेटस दिया गया था और मेरे संसदीय क्षेत्र की मांग निरंतर चली आ रही थी और अभी अभी ये मांग मेरे ही कार्यकाल में पूर्ण हुई है। मैं समझता हूँ ये भी मेरे इन 4 वर्षों की एक उपलब्धि रही है कि जो ट्रांसगिरी के लोगों की जो मांग थी उस मांग को अमली जामा पहनाया गया। हाटी समुदाय के लोगों की विशिष्ट पहचान उनका पहनावा भी है। वे लोइया और सुथड़ पहनते हैं। सिर पर सफेद कश्ती टोपी उनकी खास पहचान है। हाटी समुदाय के लोक व्यंजन भी विशिष्ट हैं। गायन परंपरा अभी भी जीवित है। करीब 150 पंचायतों में फैले हाटी समुदाय के लोगों की संख्या 3 लाख के करीब है। आइए जानते हैं किस प्रकार का रहा कार्यकाल भाजपा के सांसद का और क्या समीकरण इस बार बैठ रहे हैं शिमला संसदीय क्षेत्र में। पूछेंगे शिमला शहर की जनता से और संसदीय क्षेत्र के लोगों से। शिमला संसदीय क्षेत्र से जी जब से 2014 के बाद मोदी आए हैं तब से तो यहाँ से बीजेपी को जो है लीड मिलेगी और वही संसद बनेंगे और मुझे और किसी भी पार्टी के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। मोदी के अलावा तो सर फैक्टर तो यहाँ बहुत कुछ है, जैसे अभी आपदा आई है और कई चीज़ें हैं, बेरोजगारी भी होगी और कई चीज़ें हैं, लेकिन मोदी के आगे सारे फैक्टर जो है फेल है। ये तो पूरे देश के साथ चलेगा ना जी, जो भी चलेगा। हिमाचल जो प्रदेश है ना, हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्या है? एक तो जब से हिमाचल प्रदेश बना है, शिमला सीट से कोई भी आज तक जो है ना MP मंत्री नहीं बना दिल्ली में, और जो भी बने यहाँ पर हमारे को तो बहुत दुख होता है कि एक बार तो सुल्तानपुरी जी बने, 20 साल तक रहे हो, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार का, नहीं किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से चारों की चारों सीटें बीजेपी जीत जाएगी हिमाचल प्रदेश से। मेन तो OPS था, वो फिर चलेगा। लोकसभा चुनाव में भी यही फैक्टर चलेगा, कांग्रेस को वोट कम पड़ेंगे क्योंकि वो मोदी की तरफ ही जाएंगे ना, लोग सेंटर के साथ ही जाएंगे। सेंटर में गवर्नमेंट की रिवाइवल है नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। स्टेट के पास तो सेल्फ, हम लोग तो बैगर्स हैं, हिमाचल के पास अपना तो कुछ भी नहीं है। हम लोग को जो भी है ईट से ही चलते हैं, तो ये तो हम फैक्टर रखेंगे ना कि ईट चाहिए। अभी जो इतनी जो बड़ा आपदा आई, इसलिए पैसे नहीं थे हमारे पास और हम पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि काम कर पाए, काम नहीं, मतलब लोगों को परेशानी है, काम नहीं हो रहे हैं। वर्क तो बहुत जरूरी है ना, बाकी पैसा नहीं है सरकार के पास। मनी जो है वो सेंटर से ही आएगी। आदमी चाहते हैं तभी कि पैरेलल गवर्नमेंट सेम हो जिससे पैसा आ जाए। शिमला संसदीय क्षेत्र में सिरमौर जिला का भी एक अलग महत्व है और विशेष महत्व है। ऐसे में सिरमौर जिला जिस तरफ जाएगा ये माना जा रहा है, शिमला संसदीय सीट भी उस तरफ जाएगी। पहले काफी लंबे समय तक KD सुल्तानपुरी के पक्ष में सिरमौर संसदीय क्षेत्र जाता रहा, सिरमौर जिला जाता रहा। लेकिन इस बार क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि हाटी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनावों में भी रहा और लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी देखा जा रहा है, क्योंकि
ये बिल केंद्र की तरफ से पास हुआ है। इस वक्त हाटी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रदीप सिंगटा हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने हाटी मुद्दे को बुनाने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से सफल नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि इन संसदीय चुनावों में मुद्दा बुना पाएगी भाजपा? देखिए, सबसे पहले जो हाटी का मुद्दा है, ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मिला है, गिरिपार के लाखों लोगों की एक लंबे समय से मांग थी और करीब 60 वर्ष पुरानी जो मांग है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। इसके लिए हम सबसे पहले लाखों हाटी समुदाय के लोगों की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, तो इस बार प्रचंड बहुमत से जो हाटी समुदाय है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान करेगा और शिमला संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही पूर्ण रूप से विजय होगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब अभिव्यक्ति की आजादी हो तो बड़े बड़े दावे और वादे करने से गुरेज भला क्यों किया जाए? यही कारण है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहा है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे सुखराम चौधरी जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का हवाला देकर और कांग्रेस के पास नेतृत्व के अभाव का लाभ भी भाजपा को मिलने की बात कहते हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की बात कह रहे हैं। वहीं मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पिछले 9 महीने में किए कामों के आधार पर भी जीत का दावा कर भाजपा के विजय रथ को रोकने की बात कह रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है और इस लोकसभा क्षेत्र से 6 मरतबा हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में अध्यक्ष रहे केडी सुल्तानपुरी जी आपके सांसद रहे हैं और उसके उपरांत धनीराम शांडिल जी जो वर्तमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और अगर आप अतीत में भी जाएंगे, हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उन्होंने पूरे प्रदेश का एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास किया, चाहे उसमें हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात करें, चाहे हम ठाकुर रामलाल जी की बात करें, चाहे हम राजा वीरभद्र सिंह जी की बात करें, इनका भी संबंध इस क्षेत्र से रहा है। और इसके अलावा भी चाहे मैडम स्टोक्स थी, JBL खाची जी थे, हमारे बहुत ही मैं समझता हूँ वरिष्ठ नेताओं का संबंध इस संसदीय क्षेत्र से रहा है, ये भी एक कारण रहा है। और अगर आप अतीत में देखेंगे, अगर आप 2014 के लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे या 2019 की बात करेंगे, कई तरह के प्रलोभन उस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी ने, या मोदी जी की हम बात करें, जैसे विशेषकर जिला शिमला की बात करूंगा, तो इन्होंने कई तरह के प्रलोभन दिए थे कि सेब की आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को हम 2 गुना 3 गुना करेंगे। यही रिज मैदान पे बात कही गई थी। ठोडो मैदान हमारा जो सोलन में है, वहां पर भी बहुत बड़ी जनसभा मोदी जी की हुई थी। इसके अलावा हमीरपुर, सुजानपुर में भी उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी। लेकिन जब करने का समय आया तो इन सब बातों से पीछे हटकर इसके विपरीत, उदाहरण के तौर पे जो अमेरिका से सेब आता था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% लगती थी, उसको घटाकर 50% कर दिया गया है। ऐसी बहुत सी कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है इस दौरान देखने को मिली। आपने देखा होगा जब जयराम जी का कार्यकाल था, 5 साल इनके हाथ में सत्ता थी, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे अन्य मूलभूत क्षेत्र की बात करें। मैं पीछे हमारे हर्षवर्धन सिंह चौहान जी जो हमारे शिलाई के विधायक है और वर्तमान में उद्योग मंत्री, उनका ही रिप्लाई देख रहा था। 941 करोड़ के आसपास भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 5 वर्षों में सेंट्रल रोड फंड के तहत हमारा पैसा स्वीकृत हुआ था। खेद का विषय, उदाहरण के तौर में जिला शिमला की बात करूंगा, हमारे जिले को कुछ नहीं मिला। इसी तरह से क्योंकि सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, हर दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ उनके कार्यकाल के दौरान हमारे क्षेत्र की अनदेखी हुई। और वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे, चाहे शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात हो, आपके 8 में से 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के और एक जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई एक क्षेत्र से, वो भी हमारे कांग्रेस वोटों का विभाजन हुआ। ये स्थिति हमारी सिरमौर की है। वर्तमान में हमारे 3 कांग्रेस के विधायक और एक सीट भी हमारी जो कांग्रेस मतलब पार्टी का जो मत विभाजन हुआ, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती है। सोलन में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और हमें पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके गतिशील नेतृत्व में हम शिमला संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
चारों सीटें जीतेगी। देखिए, पिछली 2 बार लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी शिमला संसदीय क्षेत्र से जीता है। और जहाँ तक जिला सिरमौर की बात है, जिला सिरमौर में दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। जब हम विधानसभा के चुनाव में गए थे तो कांग्रेस के लोगों ने एक बात का फायदा उठाने का प्रयास किया कि ट्राइबल हुआ नहीं, कॉपी दिखाइए, नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाइए। उस समय बिल लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास होना था। आज वो राज्यसभा में भी पास हो गया है और उसकी जो नोटिफिकेशन की कॉपी अब प्रदेश सरकार के पास आ गई है। इनके पाले में गेम उसको इम्प्लीमेंट करने की लोगों में बहुत उत्साह है और जिला सिरमौर की पांचों सीटों से पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भरपूर लीड आएगी। जिला सिरमौर लीड करेगा। इस बार भी हम शिमला संसदीय क्षेत्र जीतेंगे। देखिए, जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की सीट की बात है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने लगभग 9 महीने होने वाले हैं। 9 महीने से ही सरकार एक बात को बार बार रिपीट करती है, पैसे नहीं है, खजाना खाली है। जो इन्होंने गारंटियां दी, उन गारंटियों को लागू नहीं किया और विकास के मामले में पूरा शिमला संसदीय क्षेत्र पिछले 9 महीने से पिछड़ रहा है। इसलिए ये सारे मुद्दे होंगे चुनाव में, गारंटियों को ना लागू करना, शिमला संसदीय क्षेत्र का विकास में पिछड़ना, ट्राइबल का इम्प्लीमेंटेशन होना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। दोनों सरकारों की लोग तुलना करेंगे उस समय पर। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल इन पर भारी पड़ेगा। लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जीतेगी और केंद्र में फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है लोग तैयार हैं, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है। और पूरा भारतवर्ष जिस तरह से आज विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ा है, G20 का सम्मेलन हुआ, चंद्रयान 3 की सफलता, विदेशों में भारत का वर्चस्व। आज वो विदेश में हमारे लोग जाते हैं, उनसे जब पता लगता है कितना आदर सम्मान देश का बड़ा है। आज देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था देश बन चुका है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। इसलिए निश्चित रूप में हम ये सीट भी बहुमत से जीतेंगे। शिमला के सांसद की कुर्सी पर बैठने के लिए प्रत्याशी को 17 विधानसभा क्षेत्रों की जनता का विश्वास हासिल करना होगा, मत हासिल करने होंगे। पहले चाहे वर्चस्व किसी का भी रहा हो या किसी भी राजनीतिक दल को बढ़ोतरी रही हो, लेकिन इस बार माहौल अलग है, मुद्दे अलग हैं, वादे अलग हैं, दावे अलग हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को बढ़त मिलती है और किस राजनीतिक दल का प्रत्याशी यहां से सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचता है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुलाब जामुन गरम कर रहा है।